दोनों डिपार्टमेंट। हाँ शिक्षा वही है, आज तो आपके डिजिटल छाया रहा 16 में। हाँ ये 5G की लैब 100 लैब्स। आओ बैठो बैठो। Good afternoon, friends. Welcome to this press conference on the Union Budget 2023-24 presented in Parliament today by Union Finance Minister. We have with us Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Communication and Electronics and IT. We also have on dais Chairman and CEO Railway Board, Secretary Post, Secretary Electronics and IT, Member Finance Railways and Member Finance DOT. I now request Honorable Minister Sir to make the opening remarks. साथियों, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक विजनरी बजट प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज विश्व भर में जैसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है, ऐसा सारी दुनिया आज एक्नॉलेज कर रही है। आज के बजट से हिंदुस्तान दुनिया भर का ग्रोथ इंजन बनेगा। हिंदुस्तान की ग्रोथ दुनिया के लिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि सारी दुनिया भारत से रे ऑफ होप देख रही है, हिंदुस्तान को एक इस नजर से देखा जा रहा है। तो आज का बजट उन सभी एस्पिरेशंस को, उन सभी विजन, उस पूरे विजन को समाहित करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि समाज के हर वर्ग को, जैसा आज FM मैडम ने कहा, वंचितों को वरीयता, समाज के हर वर्ग के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, लाइफ में चेंज आए, एक बड़ा परिवर्तन आए और एक स्थायी परिवर्तन आए, वो भी इस बजट में प्रयास किया गया है। आप सबको तीनों डिपार्टमेंट्स, तीनों मंत्रालय की तरफ से स्वागत आप सबका। मैं तीनों मंत्रालय पे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको रखूंगा आपके सामने, फिर क्वेश्चंस के लिए ओपन करेंगे। मैं पहले रेलवे पे आता हूँ। रेलवे के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कई वर्षों से जो इन्वेस्टमेंट की रेलवे में कमी थी, जिसके कारण रेलवे का जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं हो पाता था, उसको पूरा करके आज 2,41,000 करोड़ का रेलवे के लिए बजट एलोकेशन किया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही बड़ा चेंज है ये, और इससे जो हमारे 800 करोड़ पैसेंजर्स हैं साल भर के, 2.5 करोड़ डेली, उनको, उन सब के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। बहुत सारा फोकस रहेगा बजट में, जिस तरह से कहा गया है, उन सब थीम्स पे, ग्रीन ग्रोथ पे, टूरिज्म पे, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज पे। इसमें मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स रखूंगा। सबसे पहले स्टेशंस, पैसेंजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 1275 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन हुआ, अहमदाबाद स्टेशन हुआ, कानपुर स्टेशन हुआ, लखनऊ स्टेशन हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हुआ, ऐसे बड़े स्टेशन। मीडियम स्टेशन जैसे पुरी स्टेशन हुआ, जोधपुर स्टेशन हुआ, जयपुर गांधीनगर स्टेशन हुआ, इस तरह के बहुत सारे मीडियम स्टेशन और छोटे स्टेशन, सबको लेके कुल मिला के 1275 स्टेशन का रीडेवलपमेंट मैसिव तरीके से हो रहा है। काम चालू हुआ है सब जगह और काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। आप सबने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से बनी वंदे भारत ट्रेन को किस तरह से पैसेंजर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। अब वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से रैंप अप होगा और अब तक ICF चेन्नई में बनती थी, अब ICF चेन्नई के अलावा सोनीपत में, लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में, हरियाणा के सोनीपत में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चालू होगा। इससे जो देश के कोने कोने को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वंदे भारत ट्रेन से, वो इस प्रोडक्शन के रैंप अप होने से पूरा होगा।
आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल है हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि ग्रीन ग्रोथ का जो आज आपने बजट में देखा थीम है, उसी थीम में इंक्लूडेड है। दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन बन के निकलेगी, जो कि पूरी तरह से भारत में डिजाइन, भारत में मैन्युफैक्चर्ड। साथ ही साथ जितने हमारे हेरिटेज सर्किट्स हैं उन सब में पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। जैसे कालका शिमला हेरिटेज सर्किट है, ऐसे सर्किट्स में पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा और फिर बाद में उसको और ज्यादा विस्तृत किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ के दूसरे इनिशिएटिव में आपने देखा अभी तक करीब करीब 85% से ज्यादा रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन तरीके से आए, उसके लिए बड़े आकार में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट्स। एक्सक्यूज मी। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए कॉरिडोर अप्रोच लगाया जाएगा, जिसमें एनर्जी कॉरिडोर, जो हमारे पहाड़ी एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, उनके लिए अलग कॉरिडोर्स, फिर सागरमाला जो पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, फिर जनजाति गौरव कॉरिडोर जो कि ट्राइबल एरियाज हमारे जो अनकनेक्टेड है उन सबको कनेक्ट करने के लिए जनजाति गौरव कॉरिडोर, सीमेंट कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर, इस तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर और सोशल कॉरिडोर्स का कॉम्बिनेशन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। बुलेट ट्रेन का बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। महाराष्ट्र में कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पहले श्री उद्धव ठाकरे जी जब सीएम थे उन्होंने परमिशंस नहीं दी थी, उन्होंने सारी सरकार बदलने के बाद में सारी परमिशंस मिल गई है। इस साल बहुत फोकस रहेगा महाराष्ट्र के सेक्शन में भी किस तरह से बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट, उसका कंस्ट्रक्शन तेजी से आगे बढ़े। टूरिज्म भी बहुत बड़ा थीम है इस साल के बजट का। उसमें आपने सबने देखा ही है कि भारत गौरव ट्रेन कितनी पॉपुलर है। रामायण सर्किट है, जगन्नाथ सर्किट है, काशी विश्वनाथ सर्किट है, शिरडी साईं बाबा सर्किट है। अब उसी कड़ी में कम से कम 5 या 6 नए सर्किट और जोड़े जाएंगे और बहुत जल्दी उसके अनाउंसमेंट्स आपके सामने आएंगे। अब मैं आता हूँ टेलीकॉम पे। टेलीकॉम में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5G का रोल आउट किया था। तब टारगेट था कि मार्च 31, 2023 तक 200 शहर जुड़ने चाहिए 5G से। बहुत खुशी की बात है, आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि हम फरवरी के फर्स्ट वीक में ऑलरेडी 200 से अधिक शहर जोड़े जा चुके हैं। आज बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुआ है, 100 5G लैब्स। 100 5G लैब्स का मतलब आप समझिए, हमारे नौजवानों को 5G टेक्नोलॉजी से अच्छे से उसको समझ के उसमें नए प्रोडक्ट्स डेवलप करके, नए यूज केसेस डेवलप करके आगामी 2-3 वर्षों के अंदर अंदर हिंदुस्तान टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा, जो कि आज से 10 वर्ष पहले तक केवल इंपोर्टर होता था। आज ऑलरेडी कई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लग गए हैं और 2-3 वर्षों के अंदर अंदर बहुत ही तेजी से एक्सपोर्ट होगा। 2023 के इस वर्ष में बहुत बड़ा फोकस होगा आत्मनिर्भर भारत के टेलीकॉम स्टैक को 4G 5G को BSNL में रोल आउट करने का। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी। आत्मनिर्भर भारत के इंडिया टेलीकॉम स्टैक की टेस्टिंग 10 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स, यानी 1 करोड़ कॉल्स एक साथ हो, 10 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए अभी पिछले नवंबर दिसंबर में उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हुई है। तो अब उसको तेजी से रोल आउट किया जाएगा। ऑलरेडी 2 देशों ने अपनी फॉर्मली जानकारी दे दी है कि हम जैसे हिंदुस्तान में नई टेक्नोलॉजी रोल आउट हो, हम हमारे देशों में भी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को लगाना चाहेंगे। तो टेलीकॉम में बहुत ही अच्छा बजट में प्रोविजन रखा गया है। और डिजिटल के लिए तो बहुत ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो डिजिटल में प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के विजन को आज दुनिया भर में जो माना गया है उसको और विस्तृत किया जा रहा है, उसको और नए डायमेंशंस दिए जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पब्लिक फंड से यूज करके एक प्लेटफॉर्म बने, जैसे पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, और उसमें बाकी सब लोग जुड़े, बैंक जुड़े, ई कॉमर्स जुड़े, स्टार्टअप्स जुड़े,
1.2 बिलियन पीपल जुड़े, कस्टमर्स जुड़े, हर कोई जुड़े, इस कॉन्सेप्ट को अब एग्रीकल्चर में भी लेके आया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में कोविन में सक्सेसफुल हुआ, पेमेंट में यूपीआई में सक्सेसफुल हुआ, हेल्थ में आयुष्मान भारत में यूएचआई में इसी कॉन्सेप्ट को लगाया जा रहा है, अब एग्रीकल्चर में भी इसी कॉन्सेप्ट को लगाया जाएगा। साथ ही साथ बहुत खुशी की बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, अब कंपोनेंट का इकोसिस्टम भी हिंदुस्तान में आ रहा है। आज बजट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेंस जो मोबाइल फोन में लगता है, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी की रियायत दी गई है, और साथ ही साथ एक कैसे कंपोनेंट इकोसिस्टम डेवलप हो उस पे एक फोकस लाया गया है। इससे आज जो $9 बिलियन का स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट है इस वर्ष में, वो आगामी वर्षों में 20-25 बिलियन डॉलर की तरफ पहुंचेगा। डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट आज पॉलिसी डिसीजन अनाउंस हुआ है बजट में। भारत सरकार के पास बहुत सारे नॉन पर्सनल डेटा के डेटा सेट्स हैं, जैसे मान लीजिए वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड डेटा सेट्स हैं। अब क्लाइमेट से रिलेटेड 20-25 वर्षों का जो डेटा सेट है, क्या उसका उपयोग करके फार्मर्स को, हमारे किसानों को एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से वेदर की और क्लाइमेट की जो प्रेडिक्शंस है वो दी जा सकती है। ये सब थॉट प्रोसेस के साथ जो नॉन पर्सनल डेटा सेट्स हैं, उनको कैसे उपयोग में लाके स्टार्टअप के थ्रू, एआई के यूज के थ्रू कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी सर्विसेज सिटीजन्स तक पहुंचाई जा सके, उस थॉट प्रोसेस के साथ इस पॉलिसी को अनाउंस किया गया है। और ईज ऑफ लिविंग में डिजी लॉकर का आप सबने तो इसका उपयोग किया ही होगा, बहुत ही इफेक्टिव एक मैकेनिज्म है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है ये। इसका केवाईसी अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज के लिए उपयोग होगा, ये आज के बजट में अनाउंस हुआ है। आपने देखा एआई के लिए 2023 एक वाटरशेड, एक टिपिंग पॉइंट वाला वर्ष है। ऐसे में हिंदुस्तान में जहां एआई का टैलेंट मैक्सिमम अवेलेबल है, दुनिया भर में एआई का टैलेंट हाईएस्ट कंसंट्रेशन इंडिया में है, ऐसे में आज 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अनाउंस हुए हैं, जो कि एआई को कैसे हम अपनी सर्विस डिलीवरी में यूज कर सके, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में यूज कर सके, एक्सक्यूज मी, उसके लिए इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का यूज किया जाएगा। तो इस तरह से तीनों मंत्रालय कवर हुए। नाउ इट इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। Thank you, sir. Please raise your hand and use the mic. Use the mic. Mic, please first. Please ask. Hi, very good evening, sir. Thank you so much. I think you have a patchy throat because you've been speaking to the media, but thank you for reaching out, sir. I have a couple of questions, two-part question. This is from reading of the budget numbers. First, with respect to capital infusion in BSNL, that as per the budget numbers indicates about 53,000 crore rupees. So just a little clarity on that. That's part one. The other question is, sir, with respect to realizations from the DOT itself. If I read the numbers correctly, it's pegged at close to 90,000 crore rupees. A little clarity on that as well, sir. So BSNL capital infusion is part of the package which was announced last year, 1,64,000 crore package for revival of BSNL. Very good steps have already been taken. Most of the balance sheet items which were there on BSNL balance sheet have already been addressed. BSNL has raised new debt using the sovereign guarantees which were announced in the package approved by Honorable Prime Minister last year. And now the physical installation of new towers, upgradation from 2G, 3G to 4G and 5G, and a major revamp in the landline systems of the MTNL and BSNL network, which is there in large parts of the country, that will be taken up under this in this year, using the capital allocation of 50,000 plus crore, which has been made for BSNL. The revenue realization also in telecom is consistent. It's good growth. Telecom is today a sunrise industry, and this is reflected in the higher revenue realization, which has been budgeted. Yes, sir. So my question is on infrastructure, sir. FM announced there will be infrastructure directorate at the FM ministry.
So how railway will leverage this directorate to attract private investment? Can you explain on that? The Honorable Finance Minister had announced that a very integrated way of infrastructure development will be taken up, and that is part of the PM Gati Shakti National Master Plan. Railway has already taken the first step in that. Railway has created Gati Shakti Directorate at the board level. बोर्ड में गति शक्ति डायरेक्टरेट करीब करीब 7-8-10 महीने पहले बना था. उससे बहुत बेनिफिट हुआ. 8 डिपार्टमेंट्स जो कि अलग अलग तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को प्रोसेस करते थे, अब वो सब एक ग्रुप में बैठते हैं और एक ही ग्रुप में बैठ के एक प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उन सब डायमेंशंस को एक टीम में बैठ के करते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है. जिन प्रोजेक्ट्स को, जिन सैंक्शंस को करने में कई बार वर्षों लग जाते थे, वो आज फ्यू वीक्स में या ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल्स हो जाते हैं, सैंक्शन हो जाते हैं. और जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब में तो जहां पहले महीनों लगते थे वहां अब कुछ ही दिन में, 2-3 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में अप्रूवल हो जाते हैं. ये उसी प्रोसेस में अब उसी तरह का यूनिट फील्ड में भी बनाया गया है. हर एक डिवीजन में एक गति शक्ति यूनिट बनाया गया है. अब इस कॉन्सेप्ट को जोनल रेलवे में भी लिया जाएगा, जिसमें जोनल रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरह से उसी के अंदर सिग्नलिंग हो, उसी में इलेक्ट्रिकल हो, उसी में ट्रैक हो, उसी में ब्रिज हो, जिससे कि एक कंसोलिडेटेड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सके. और इसी फिलॉसफी को टेलीकॉम में भी लिया जा रहा है. टेलीकॉम में पीएम गति शक्ति राइट ऑफ वे पोर्टल लास्ट ईयर लॉन्च हुआ, जिसमें सारे के सारे राज्य सरकार, म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो सब के सब जुड़े और उसका रिजल्ट भी आप सबके सामने है. जहाँ 220 दिन लगते थे पहले किसी ऑन एन एवरेज अप्रूवल के टावर के, अब 7 दिन लगते हैं ऑन एन एवरेज. और करीब 50-60-70% के आसपास तो ऐसे अप्रूवल है जो कि इंस्टेंटेनियस हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hi sir, Arundeep from the Hindu. The National Data Governance Framework had a draft released last year in May, and it was announced today also in the Finance Minister's speech. Just 2 questions around that. One is, will the previous drafts inputs be considered and a direct implementation of the policy be done? That's question 1. Second question is, what is the thinking of the government around commercial data sets? You mentioned the example of climate, but private companies have been hesitant to share commercial data sets with startups, which has been one key focus of making non-personal data available to more and more startups and communities. So first of all, I would like to very categorically say that the National Data Governance Framework policy relates to non-personal data available with the government. And these are non-personal data, which is, for example, I gave one example of weather data, climate data. There could be another example like the statistical data available about various activities in the country. Let's say about projects. What is the progress of projects? Which are the projects which are affecting which particular sector, which particular region, which particular city? Then there is data about traffic. Then there are multiple such data sets which can be used to provide better service delivery to the citizens. That is the objective of the policy. Now, we wanted that there should be a clear personal data protection legislation in place by the time we announce this, actually implement the non-personal data governance framework. That is why now that the Digital Personal Data Protection Bill is already there, it has received very good feedback. Industry, all stakeholders have accepted it. Globally, I am hearing, for example, in Davos, some people actually said that India's data protection bill should now become the template, not the European GDPR. So that is the kind of response we are getting from all over the world. So with these 2 complementary structures in place, constructs in place, time to go forward. So that is why this has been announced in the budget. Hi, sir. Dhruvaksh from Business Standard here. I have 2 questions. One, what is the railways looking at in terms of operating ratio, in terms of the revised estimates for this year and the budget estimates for the next year? And secondly, given the growth that has happened in railway revenue from the main stake, which is freight, the revised estimates from goods revenue look slightly conservative when you look at the kind of growth that has happened.
and that may have also impacted the budget estimates that have been there for freight revenue. Given that it's the mainstay of railways and revenue is largely dependent on that, why are these estimates still largely conservative? So estimates are very realistic is what I would like to say. They are neither conservative nor optimistic. They are very realistic. And why they are realistic? Because when we look at the entire, all the 4 quarters, if we see, there are a couple of quarters, or rather 1 quarter and 1.5 quarters during the monsoon period, when the revenue dips, when lots of activities actually show a significant slowdown during that period. Then comes the again pick up in, the time frame when the economic activity starts picking up. And then during the last quarter, which is right now what we are in, January to March, lots of projects are commissioned. Lots of projects. And when a new project is getting commissioned, that is the time when the mobility in the network gets impacted adversely. So that's why we have taken a very conservative, I would say a very realistic viewpoint, and the revenue figures that we have put in the RE as well as the BE for next year are very realistic. Operating expenses have naturally increased, but we hope that we will be able to reduce the operating expenditure further in the coming year as the entire electrification process gets completed. And let's say within this section, electrification has happened for 3 parts of this section. 1 part is still not there. Then it becomes very difficult to run a complete electric train throughout this section. But when all the 4 sections are complete, then you can run a electrical train through this entire section. Then the overall cost of energy reduces. So we understand, our estimate is that in 23-24 financial year, there will be a significant drop in the cost of energy. So we will be able to further improve the operating ratio. We are almost breaking even this year, and next year we might have good situation. Vish. Numbers are there in the budget documents. Vish. Sir, so Tvesh Mishra from Economic Times. Thank you for letting me ask this question. Sir, how many Vande Bharat trains are planned to be procured next year? And is there a production number that also you can share? A very good question. First of all the Vande Bharat trains will be manufactured within our own factories, within our own workshops, by our own employees, right? That is Honorable Prime Minister's clear policy decision. Now, so far, when a new product is developed, it takes some time to stabilize the product, make sure that whatever issues that need to be corrected are corrected. Now the Vande Bharat train is very well tested. If you look at the number of kilometers that it has run, the 8 trains have covered the number of kilometers which is equivalent to 52 times covering the entire earth, right? Completing along the perimeter of the earth, if you travel 52 times, so that is the number of kilometers which has traveled without any major hassle. So now we are very confident about the product. Now we have to ramp up the supply chain and ramp up the production. So the way we are thinking is, this year we will expand the production to 3 new facilities. One is Sonipat in Haryana, second is Raebareli in UP, and third is Latur in Maharashtra. So with 4 factories simultaneously producing Vande Bharats, right now we are doing about every 7 days we are doing 1 Vande Bharat. We should be able to do, by end of the next financial year, we should be able to do about 2 or 3 Vande Bharat new trains every week. So that is the focus, that is the ramp up, that is the scaling up. And that will fulfill Honorable Prime Minister's vision of covering every major city, every small town, every major town by Vande Bharat. We are also developing Vande Metro. Now there, PM's vision was that around a big city, there are within the periphery of 50-60 kilometers, there are very large habitations which should be where people would like to come for work or leisure to the city and go back to their home place. For that, we are coming up with a Vande Bharat equivalent Vande Metro concept, which will be very rapid, shuttle-like, world-class shuttle-like experience for the customers. And this year, the production and design will be completed. And next year,
which is 24-25 financial year, the ramp up of production of that train will be done. And hydrogen train I spoke, we are developing hydrogen train fully indigenous. It will be manufactured in India, designed in India by our engineers, by Indian engineers. And by December 2023, the first hydrogen train will roll out. Sir, Zero here from Money Control. So last year, the government had come out with a massive mega order for wagons to, increase the freight capacity of Indian Railways. What is the plans for this financial year as well as next year? So that has really helped. The order for wagons has helped us induct about almost 152 rakes by now. And that has really helped us in moving many more million tons of cargo. So you are aware that last year we added 184 million tons. This year also we are adding a very significantly large 3-digit number in our additional cargo. And this process is definitely going to help. That order was for 3 years. So we are evaluating what is the requirement beyond 3 years, and then we will take the next step. Sir, Ashish from the Economic Times. The budget mentions that the scope of the DigiLocker will be expanded. If you could elaborate a bit more on that. So DigiLocker is one system which has really helped people in ease of living. Each of our citizens is today able to maintain digital record of their certificates, of their major important documents, so that you don't have to carry physical document, or you don't have to submit documents each and every time you go for a fresh KYC. So Honorable Finance Minister has announced in this budget that DigiLocker will now be expanded for KYC across various sectors. So if you have already submitted documents for, let's say, opening a bank account, then you don't have to do for insurance. You don't have to do a fresh KYC for insurance. If you have done KYC for insurance, you don't have to do it for a fresh, like when you are going for a home loan, you don't require a new KYC for home loan. So that kind of facility is being created using DigiLocker. And I would also like to inform you that there are at least 3 countries which are almost on the verge of starting implementation of DigiLocker in their countries also. It's such an effective tool, such an effective system as a part of the Digital India vision of Honorable Prime Minister. It's a very effective tool. सर इधर से कुंदन हूँ टाइम्स नाउ भारत से 2 सवाल है छोटे छोटे सर, एक आपके दूसरे मंत्रालय से, एक रेल से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, लेकिन ये जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कब तक कमीशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, आए दिन टाइम एक्सटेंड होते जाता है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी जो सातों राजधानी की थी, और दूसरा सुरेश प्रभु जी के दौर से हम लोग रहे कि वक्त आएगा कि नो वेटिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा, खासकर नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के जो लोग ट्रेन है वो वेटिंग खत्म हो जाएगा। सो कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं उस सेक्टर्स को लेके? देखिए, अगर आप 10 साल पहले जाएं, प्रतिदिन नए ट्रैक बनाना, उसका जो पेस था करीब 4 किलोमीटर प्रतिदिन होता था। मात्र इतना बड़ा नेटवर्क है, 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को सर्व करता है, मैसिव 5.5 लार्जेस्ट इकोनॉमी को सर्व करता है। 4 किलोमीटर पर डे क्या पेस थी, आज कितनी पेस है? 12 किलोमीटर पर डे। 12 किलोमीटर पर डे नए ट्रैक्स हिंदुस्तान में बिछाए जा रहे हैं। अगले साल और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, टारगेट लेके जाएंगे 16 किलोमीटर पर डे तक पहुंचे। मैसिव पेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कई डिकेड्स का शॉर्टफॉल था, वो शॉर्टफॉल इन 8 वर्षों में पूरा किया गया है। और भी इसमें बहुत सारे एडिशन करने, जितने सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स थे और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए गए। अब एक नई एक्सरसाइज हुई है जिससे कि जो मेजर कॉरिडोर वाले कॉन्सेप्ट, एनर्जी कॉरिडोर, हिली एरिया के लिए कॉरिडोर, टाउन कनेक्टिविटी का कॉरिडोर, पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके कैबिनेट में जाएंगे, अप्रूवल्स लेंगे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम आगामी वर्षों में पूरा कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर
आने से ही जाके जितनी हमारी डिमांड और सप्लाई में गैप है वो गैप फुलफिल किया जा सकता है। इसीलिए बहुत बड़ा फोकस है और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो रिक्वायरमेंट थे फंड्स उन्होंने यथेष्ट दिए। इस बजट में 2,41,000 करोड़ का जो रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है उससे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। एक और सर आईटी और सर एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, बहुत प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो शायद आप कर पाए सर। पोस्टल्स जितने भी आपके सेविंग स्कीम्स हैं सुकन्या से लेके तमाम तरह के, लेकिन उनमें आप आईटी इनेबल्स हैं और आप किसी भी दूसरे पेमेंट मोड गेटवे से पैसे नहीं भेज पाते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस से भेजना पड़ता है सर। आप थोड़ा पीछे हैं, थोड़ी जानकारी पूरी लीजिए। कंप्लीट पोस्टल नेटवर्क को कोर बैंकिंग में शिफ्ट किया जा चुका है ऑलरेडी। आज आप ट्राई करना सर। क्या मैं भीम से सर एक सेकंड, क्या मैं भीम से मैं वही बता रहा हूँ समृद्धि योजना में पैसा भेज पाऊंगा? सुनो तो सर, सारे के सारे पोस्ट ऑफिसेज में डिजिटल पेमेंट लास्ट ईयर से इनिशिएट किया जा चुका है। इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन वन बैंक अकाउंट टू एनी अदर बैंक अकाउंट हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। मैसिव डिजिटलाइजेशन हुआ है पोस्टल नेटवर्क का और उसको कंपेयर हम लोगों ने बेंचमार्क लिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे एडवांस्ड डिजिटलाइजेशन है। उस बेंचमार्क को लेके इस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में उस बेंचमार्क को लेके अचीव करना है, ये टारगेट लेके चलना है। थैंक यू सर। इसके साथ ही हम इस प्रेस मीट को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।